तो नेक्स्ट हम लोग डिवाइड एंड कनकर एल्गो में एप्लीकेशन देखेंगे किसका, पावर ऑफ एन एलिमेंट। और इससे पहले एक और चीज देखते हैं, लास्ट हम लोग क्या देखे हैं, फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम। उसमें एक चीज बाय चांस रह गया था, छूट गया था हमसे, वो क्या है, इस साइड में देख लेते हैं। फाइंडिंग मैक्स मीन। इसमें अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस के बारे में, मतलब क्या कि कितना नंबर ऑफ कंपैरिजन होगा, तो जब हम लोग स्मॉल प्रॉब्लम को, सबसे पहले तो हम लोग देखे थे स्मॉल प्रॉब्लम, उसके बाद मेन बॉडी में हम लोग आए थे, तो कंबाइन स्टेट में क्या देखे थे, कंबाइन वाले स्टेट में क्या देखे थे हम लोग, कंबाइन वाले में देखे थे मैक्स 1 लेस देन मैक्स 2। इसके अकॉर्डिंग हम लोग मैक्स का वैल्यू डिफाइन किए थे, और मीन 1 लेस देन मीन 2, इसके अकॉर्डिंग हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट किए थे। तो मैक्सिमम और मिनिमम मिला था हम लोग को। मतलब कि अगर इसको टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस अगर देखा जाए तब कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी रिकर्सिव प्रोग्राम में कुछ भी अगर कोई भी ऐसा ऑपरेशन हो रहा है जो हर एक फंक्शन कॉल के लिए अगर है, सब फंक्शन कॉल में ऑपरेशन अगर हो रहा है, उसके लिए उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसके नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिखेंगे रेकरेंस रिलेशन। तो यहां पर कैसे रेकरेंस रिलेशन लिखेंगे, तो इसके पहले क्या था, इसके पहले कनकर वाले पार्ट में क्या क्या आया था, 2tn/2, यही आया था ना, 2tn/2 आया था ना। अगर tn/2 अगर मेन प्रोग्राम का है, मतलब tn अगर मेन प्रोग्राम का है, तो यहां पर दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड होगा। एक सब प्रॉब्लम बनेगा क्या, tn/2, दूसरा भी क्या बना, tn/2, यही बना ना। तो ओवरऑल अगर रेकरेंस रिलेशन लिखा जाए, यहां पर कंपैरिजन कितना है, 2 कंपैरिजन है, यहां पर कितना है, 2 है। कांस्टेंट ही है, लेकिन कांस्टेंट का एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग के पास है 2। तो इसका रेकरेंस रिलेशन कैसे लिखेंगे, अगर मान लो स्मॉल प्रॉब्लम होता, तो स्मॉल में क्या है, 1 अगर होता, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 1 होता तो बस एक ही कंपैरिजन चाहिए था। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 के लिए एक भी नहीं चाहिए, एक ही है तो मिनिमम मैक्सिमम वही हो गया। अगर 2 एलिमेंट होता, अगर n = 1 है तो 0 कंपैरिजन, n = 2 है तो 1 कंपैरिजन, क्योंकि एक बार ही कंपेयर करेंगे, जो छोटा रहेगा जो मिनिमम हो जाएगा, लार्जर होगा जो मैक्सिमम हो जाएगा। अगर n > 2 है, उस केस में क्या होगा, 2 कंपैरिजन हमेशा हो रहा है हर फंक्शन कॉल के लिए। तो टोटल कितना हुआ, देखो 2tn/2, tn/2 यहां भी tn/2, 2 सब प्रॉब्लम बनेगा यहां पर, मतलब कि 2tn/2 प्लस कितना कंपैरिजन यहां है, 1 और 2, जो सब में होगा कंबाइंड स्टेप में आया था हम लोग का, तो प्लस 2। ये हम लोग का बन गया क्या, रेकरेंस रिलेशन बन गया, किसके लिए, नंबर ऑफ कंपैरिजंस के लिए, नंबर ऑफ कंपैरिजंस के लिए ये बन गया हम लोग का रेकरेंस रिलेशन। अब इसको सॉल्व करना जाएंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जब ये एक्चुअल क्या बना, सॉल्व क्या करना होगा, tn = 2tn/2 प्लस 2। तो इसका एक्चुअल वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो क्या फॉर्मेट लेगा, इसका फॉर्मेट ऐसा ही होगा ना, मान लो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे, क्योंकि मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि मास्टर थ्योरम करोगे वो बिगो फॉर्मेट में देगा, जबकि हम लोग को नंबर ऑफ कंपैरिजन चाहिए, एग्जैक्ट कितना नंबर ऑफ कंपैरिजंस है, इसलिए यहां पर मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, तो n/2
के फॉर्मेट में आएगा, बाई टू बार बार होगा, मतलब कि n/2 पावर k इक्वल टू कितना होगा, सबसे पहले कहाँ रीच करेगा, n इक्वल टू 2 पर जाएगा वो, क्योंकि n इक्वल टू 2 आएगा उसके बाद ही n इक्वल टू 1 आता है, मतलब कि n इक्वल टू 2 पर जाएगा, यहाँ 2 आ गया, k का वैल्यू क्या हो गया, 2 पावर k यहाँ गया, 2 पावर k प्लस 1 हो गया, तो k का वैल्यू क्या हो गया, log n माइनस 1, k का वैल्यू a आ गया। तो एक इस फॉर्मेट में दिखेगा, फिर हम लोग को a दिखेगा 2 पावर 1 लास्ट में होगा, यहाँ पर 2 पावर 2 होगा, यहाँ पर 2 पावर 3 होगा, ऐसे करते करते 2 पावर log n माइनस 1 होगा प्लस t n/2 पावर log n माइनस 1, k का वैल्यू तो log n माइनस 1 देख ही लिए हम लोग, और इसके पहले क्या होगा 2 पावर log n माइनस 1, यही हुआ ना, क्योंकि ये भी तो बार बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो ये चीज फील कर लोगे। यहाँ पे n/2 बार बार किए हैं तो n/2 पावर k के फॉर्मेट लिया है, यहाँ पर हर एक बार एक बढ़ते जा रहा है, एक मल्टीप्लाई अंदर में भी तो हो रहा है, यहाँ पर 2 से, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि एक 2 पहले यहाँ बार बार 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 अप टू 2 पावर k का वैल्यू क्या आया है, k का वैल्यू आया है log n माइनस 1, 2 पावर log n माइनस 1 t n/2 पावर log n माइनस 1 प्लस 2 पावर log n माइनस 1, 2 पावर अप टू 2 पावर log n माइनस 2, 2 पावर log n माइनस 3 अप टू 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 1, यही फॉर्मेट आया है ना। इसको अलग से एक बार में सॉल्व करेंगे, एक एज ए जीपी सीरीज सॉल्व होगा, और यहाँ पर क्या है log n माइनस 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 पावर log n/2, यही लिख सकते हैं ना, माइनस 1 है तो नीचे में बाई 2 हो गया, 2 पावर log n क्या हो गया, इसका वैल्यू n हो गया, मतलब कि यहाँ n/2 हो गया, n/2 इंटू ए तो वैल्यू 1 हो जाएगा, ए पूरा वैल्यू t का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब इंटू 1 प्लस इसमें से सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू क्या है 2 आ गया, अगर इसको रिवर्स करके लिखते हैं हम लोग, इसको रिवर्स करते हैं 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 अप टू 2 पावर log n माइनस 1, तो रिवर्स जब इसको करेंगे इसका रेशियो कितना है 2 है, बार बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक जीपी सीरीज है, तो a इंटू 1 माइनस नहीं r पावर n माइनस 1, क्योंकि r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू 2 है, 2 ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला क्या होगा r पावर n माइनस 1, तो r कितना है 2 पावर log n माइनस 1, नंबर कितना है log n माइनस 1 एलिमेंट्स है यहाँ पर, तो 2 पावर log n माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ पर क्या आ गया 2 पावर log n क्या n बन गया है, मतलब कि n/2 यहाँ बन गया, ये तो 1 वैल्यू हो ही गया, क्योंकि t का वैल्यू जैसे ही 2 1 अप्रोच करेगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये अप्रोच कितना करेगा, ये देखो इसका वैल्यू, ये वैल्यू लिखते हैं देखो t n/2 पावर log n माइनस 1, यही वैल्यू है ना, 2 पावर log n माइनस 1 कितना होता है, 2 पावर log n माइनस 1 कितना हो, 2 पावर log n डिवाइडेड बाई 2, तो 2 पावर log n डिवाइडेड बाई 2, 2 पावर log n क्या होगा, n यहाँ चला आया, 2 यहाँ चला आएगा, log का प्रॉपर्टी है, तो n यहाँ चला आया तो n/2 बच गया, मतलब नीचे में बच जाएगा n/2, इसके जगह पर क्या बच जाएगा n/2, n और n कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, t ऑफ 2 आ गया ना, t ऑफ 2 क्या है, t ऑफ 2 1 है, 1 हो गया, इसलिए यहाँ पर इंटू 1 हुआ है, ठीक। अब प्लस में क्या करेंगे, यहाँ 2 है ना, 2 इंटू ए एलिमेंट के नीचे तो 1 हो गया, 2 माइनस 1 ही हो गया, 2 इंटू इतना किए तो क्या आ गया 2 पावर log n माइनस 1, और एक और 2 मल्टीप्लाई किए तो प्लस 1 आ गया, माइनस क्या आ गया 2 आ गया ना, माइनस 2 इंटू 1 यहाँ हुआ तो माइनस 2 आ गया। अब इसका वैल्यू कितना हो गया, -1 + 1 खत्म हो गया, n यहाँ पर चला आया,
2 यहां गया तो मतलब कि n/2 प्लस n-2 यही वैल्यू आया ना। तो n/2 प्लस n कितना वैल्यू होता है? 3n/2 होगा। अरे 1 है, n मतलब कि 1 है, n/2 मतलब आधा है, 1 और आधा कितना होगा? 1.5 होगा। 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया? 3/2 n माइनस कितना? -2 अलग से है, -2 ये वैल्यू हो गया। इसको लिखेंगे अगर 1.5 के फॉर्मेट में 1.5n -2 1.5n -2 ये है जो एग्जैक्ट वैल्यू आया है। नंबर ऑफ कंपैरिजंस के लिए फाइंडिंग मीन मैक्स जो था उसमें नंबर ऑफ कंपैरिजंस अगर फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितना होगा? 1.5n -2। अब एग्जांपल लेते हैं क्या कि मान लो n इक्वल टू 200 अगर है, n इक्वल टू 200 है तो एक्चुअली कितना होना चाहिए नंबर ऑफ कंपैरिजन? तो पुट करेंगे 1.5n -2 मतलब क्या हो गया? 1.5 इंटू 200 -2 1.5 1.5 टाइम्स हो गया 200 का मतलब कि 300 -2 300 -2 मतलब क्या हो गया? 298। 200 के लिए 298 कंपैरिजंस हो गया। अगर यही 100 पूछता, अगर इनका वैल्यू 100 हो तो कितना होगा? 100 इंटू 1.5 150 -2 148 मतलब कि n इक्वल टू 100 अगर होगा तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना होगा? 148। कैसे आया हो 148? 1.5n -2। तो पहला तो हम लोग फाइंडिंग मीन मैक्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखे थे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखे थे, टोटल स्पेस को देखे थे, स्टैक स्पेस अलग से देखे थे। उसके बाद एक और चीज बचा था क्या? नंबर ऑफ कंपैरिजंस। तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस के लिए क्या किए? फिर से सेम उसी तरीके से रेकरेंस रिलेशन को लिखे हैं। रेकरेंस रिलेशन कहां से आया है हम लोग का? जो कंबाइंड पार्ट में दो कंपैरिजन कर रहे थे, मैक्स 1 मीन 1 और मीन 2, मतलब कि दो कंपैरिजन किए थे ना। वहां पर क्या क्या था? मैक्स 1 लेस देन मैक्स 2 एक कंपैरिजन बना था, एक और मीन 1 लेस देन मीन 2 एक कंपैरिजन बना था। ये दोनों कंपल्सरली हर स्टेप में आना है, मतलब कि कंबाइन स्टेप होना ही होना है। अगर दो सब प्रॉब्लम है उसको कंबाइन करके एक सिंगल सब प्रॉब्लम बनाने जाएंगे, ये स्टेप कंबाइन स्टेप करना ही करना होगा। मतलब कि मिनिमम तो 2 कंपैरिजन रहेगा ही रहेगा और मैक्सिमम भी 2 ही होगा। चाहे सब प्रॉब्लम का साइज ग्रेटर हो या स्मॉलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दो सब प्रॉब्लम है तो दोनों का अपना मीन मैक्स तो फाइंड आउट हो ही गया है सेम रिकर्सिव कॉल से। मतलब कि हमेशा हर स्टेप में नंबर ऑफ कंपैरिजन 2 होना ही होना है और दो सब प्रॉब्लम है तो 2t/n/2 इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए। बार बार देखो एक ही का स्टेप जब बढ़ते जाओगे, यहाँ n/2 यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ n/2² +2 होल में एक बाहर में +2 रहेगा। इसको जब एक्सपेंड करते जाओगे सब्स्टिट्यूशन से तो सेम यही रूप लेगा। ये 2 पावर log n -1। log n -1 कहां से आया है? k का वैल्यू log n -1 हुआ है। क्यों हुआ है log n -1? क्योंकि जब ब्रेक होना शुरू होगा एक प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम, जब स्मॉलर प्रॉब्लम में ब्रेक होना शुरू होगा तो स्मॉल प्रॉब्लम कहां है? स्मॉल प्रॉब्लम का दो ही फॉर्मेट है, या तो n = 1 रहे या तो n = 2 रहे। दो ही चीज है ना। तो n = 1 रहे या n = 2 रहे, लेकिन n = 1 जाने के लिए पहले n = 2 से तो मिलना पड़ेगा। जब छोटा कर रहे हैं, कट करके छोटा छोटा कर रहे हैं तो पहले 2 पर जाएगा फिर 1 पर जाएगा। मान लो डिस्टेंस कवर करना है हम लोग को 10 किलोमीटर का, तो पहले
जाते जाएंगे तो 5 किलोमीटर कवर किए तो बचा कितना, रेस्ट कितना बचा 5 किलोमीटर। फिर आगे बढ़े 1 किलोमीटर और किए तो रेस्ट 4 किलोमीटर, फिर रेस्ट 3 किलोमीटर, रेस्ट 2 किलोमीटर, तब ना रेस्ट 1 किलोमीटर। लास्ट में जो बचा है रेस्ट 1 किलोमीटर, उसके पहले रेस्ट 2 किलोमीटर तो आ चुका है ना। बस वही चीज यहां भी है कि 1 पर जब n इक्वल टू 1 होगा तो उसके पहले n इक्वल टू 2 तो आ चुका होगा ना। तो यहां पर ही स्मॉल प्रॉब्लम लेकर रुक जाएंगे हम लोग, यहां जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? सेम इसी चीज को n/2 पावर k इक्वल टू कितना किए थे, 2 किए थे। जब इसको सॉल्व किए 2 पावर k, यहां पर 2 पावर 1 है, 2 पावर k प्लस 1 हो गया, k प्लस 1 इक्वल टू log n, तो k इक्वल टू log n माइनस 1। इसको जब सॉल्व करोगे इतना वैल्यू आएगा। बस k को यहां पुट कर दिए 2 पावर log n माइनस 1 t n/2 पावर log n माइनस 1 प्लस यहां 2 भी तो बढ़ते जाएगा ना बार बार, 2 पावर 1 यहां है, फिर अगले वाले में 2 पावर 2 होगा। क्यों? क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा 2t n/2 स्क्वायर प्लस 2। इसके बाहर में एक होल में 2 तो मल्टीप्लाई रहेगा ही, प्लस 2 रहेगा ही। देखो a2 मिलके 2 स्क्वायर बन गया और a2 मल्टीप्लाई होकर 2 स्क्वायर यहाँ बना, 2 बच गया, फिर 2 स्क्वायर बन गया, यही है ना 2 है, 2 स्क्वायर है, फिर होगा 2 क्यूब। ये इसका भी पावर बढ़ते जाएगा, ये भी पावर बढ़ते जाएगा। लास्ट में इसका जितना पावर होगा, ए पावर जितना होगा वही पावर यहां तक बढ़ेगा। बस इसको सॉल्व किए हैं, तो करना कुछ नहीं है, आराम से इसको सॉल्व करना है। वैल्यू भी याद रखो, सॉल्व करने का हमेशा आएगा भी नहीं। मान लो थ्योरेटिकल पेपर कहीं रहे, यूनिवर्सिटी एग्जाम में हो सकता है पूछ दे कहीं, ऐसे गेट में n का वैल्यू होगा, यही फाइंड आउट करना होगा। इजीली फाइंड आउट कर सकते हो 3n/2 माइनस 2 या फिर 1.5n माइनस 2 याद रखना है। बस नंबर ऑफ कंपैरिजंस के लिए फाइंडिंग मैक्स मीन में यही है फॉर्मूला। अब हम लोग का मैक्स मीन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पावर ऑफ एन एलिमेंट। इसको हटा लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, पावर ऑफ एन एलिमेंट। पावर ऑफ एन एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, हम लोग के पास इनपुट गिवन होगा। इनपुट क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर गिवन होगा। क्या क्या, a होगा और n होगा। a का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 होगा और n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ये पहले से प्री डिफाइंड है, इनपुट में गिवन है। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, आउटपुट में क्या करना है, फाइंड a पावर n। a पावर n को फाइंड करना है जहां पर कि a ग्रेटर देन 1 है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए ये क्या है, ये है एल्गो। इस तरीके से करेंगे। तो एल्गो समझने से पहले हम लोग रफली एक एग्जाम्पल को देखते हैं। एल्गो से पहले कि एक एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या है, मान लो a का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 128 है। a का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 128 है। देखो फुलफिल कर रहा है ना, a ग्रेटर देन 1,
ए ग्रेटर देन 1, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों फुलफिल हो गया। हम लोग के पास ए इनपुट अगर गिवन है, ए इनपुट अगर गिवन है और आउटपुट में क्या चाहिए, ए पावर एन, मतलब कि 2 पावर 128 चाहिए, यही चाहिए ना, 2 पावर 128 चाहिए। 2 पावर 128 फाइंड आउट करना है। अगर रिपीटेडली अगर करेंगे मल्टीप्लाई कर करके इंटू टू तो बहुत लंबा प्रोसेस है। 128 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड है, बहुत लंबा प्रोसेस है ना। 128 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। इसके लिए एक और इजी सॉल्यूशन क्या हो सकता है, डिवाइडन कर करके थ्रू करने से क्या बेनिफिट है, देखो 2 पावर 128 तो है ही, इसको सॉल्व करना है, ये बात पक्का है, चलो सही है। अब एक चीज जानो, ए पावर एन है, इसको हम लोग ए पावर एन बाई 2 इंटू ए पावर एन बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग, ए पावर एन इक्वल टू ए पावर एन बाई 2 इंटू ए पावर एन बाई 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए पावर एन बाई 2 यहां भी है, ए पावर एन बाई 2 यहां भी है, दोनों के पावर को जब ऐड करते हैं एन बाई 2 प्लस एन बाई 2 तो एन बनता है, लिख सकते हैं, सही चीज है। सेम इसी फॉर्मेट में इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, समझ रहे हो, और कुछ नहीं करना है, सेम इसी फॉर्मेट में इसको भी इस नंबर को ब्रेक करना है। अब ब्रेक कैसे करेंगे भाई, तो यहां पर क्या है, फर्स्ट में क्या है 2 पावर 128, यही है ना, 2 पावर 128 है ना। इसको हम लोग ब्रेक करते हैं दो पार्ट में, क्या क्या, 2 पावर 64 और 2 पावर 64 हो जाएगा ना। 64 प्लस 64 कितना हुआ, 128 बन गया ना। अब से 2 पावर 64 कैसे आएगा, ये चीज देखेंगे। तो 2 पावर 64 के लिए फिर से हम लोग अगर 2 पावर 32 करते हैं और यहां भी 2 पावर 32 करते हैं, 2 पावर 32 इंटू 2 पावर 32, यहां पर क्या था 2 पावर 64 इंटू 2 पावर 64, तब ये नंबर आया था। यहां इसके लिए क्या हुआ, 2 पावर 32 इंटू 2 पावर 32, यही हुआ। यहां पर भी सेम, जैसे यहां किए हैं वैसे ही यहां भी करेंगे, यही करेंगे ना। तो यहां पर भी सेम करने से अच्छा क्या है, एक और अप्रोच कर सकते हैं हम लोग, जैसे 2 पावर 64 आया था ना, 2 पावर 64 को हम लोग b में स्टोर कर देंगे, b इक्वल टू 2 पावर 64, b इक्वल टू 2 पावर 64 अगर हम लोग स्टोर कर लेंगे, उसके बाद अगर हम लोग b इंटू बी करेंगे, b इंटू बी एक ऑपरेशन करेंगे तो 2 पावर 128 फाइंड आउट हो गया ना। मतलब कि राइट साइड वाले का पूरा एक ही स्टेप में एलिमिनेट कर लिए ना हम लोग, समझ रहे हो बात को। अगर 2 पावर 64 इंटू 2 पावर 64 चाहिए तो 2 पावर 64 इसको फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए ऐसे जाएगा, देखो अब नीचे कैसे जाएगा, इसके नीचे भी देख लो एक बार, ये जाएगा 2 पावर 16, यहां भी हो गया 2 पावर 16, फिर यहां आए तो 2 पावर 8, यहां हो गया 2 पावर 8, फिर इसके नीचे गए 2 पावर 4, 2 पावर 4, फिर इसके नीचे आए 2 पावर 2, 2 पावर 2, ये कहां से बना है, ये बना 2 पावर 1, 2 पावर 1, लास्ट यही होगा। इसका भी कुछ ऐसा होगा, ये सब मान लो बहुत सारा ऐसा ब्रांचिंग बनते जाता, ना, बहुत सारा ब्रांच ऐसे बनता ना, राइट साइड में भी ऐसे ही बनते रहता ना हमेशा,
तो सिंपल सोचो, सिंपल एक बात सोचो कि मान लो नीचे से ही लेते हैं, तो 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 1 करना है, तो ऐसा कर सकते हैं ना कि b में 2 पावर 1 को स्टोर कर लेते हैं और यहां पर b इंटू बी करते हैं, तो 2 पावर 2 मिल गया हम लोग को। सेम फिर से एक बार देखो, b इंटू बी के 2 पावर 2 मिल गया ना। अब इस 2 पावर 2 को b मान लेते हैं, उसके बाद b इंटू बी अगर करेंगे तो 2 पावर 4 मिल जाएगा ना हम लोग को। इस राइट साइड वाले का जरूरत नहीं रहा ना हम लोग को, जैसे यहां पर राइट वाले का जरूरत नहीं रहा था। फिर देखो एक बार, b इक्वल टू 2 पावर 4 है, ठीक। b इक्वल टू 2 पावर, b में हम लोग 2 पावर 4 के वैल्यू को स्टोर कर लिए। b इक्वल टू 2 पावर 4 का मतलब यही है, b में हम लोग 2 पावर 4 का इसका वैल्यू को स्टोर कर लिए। उसके बाद क्या किए, b इंटू बी कर लिए। b इंटू बी जब किए तो क्या बन गया, b का वैल्यू था 2 पावर 4, तो b इंटू बी किए 2 पावर 8 बन गया। ये नंबर बन गया ना। तो इसके लिए राइट वाले का जरूरत नहीं न पड़ा था हम लोग को, केवल लेफ्ट वाले को ही स्टोर किए b में, उसी को उससे मल्टीप्लाई किए सेम नंबर से, सेम नंबर से ही तो किए। फिर से देखो एक बार, 2 पावर 8 है ना, 2 पावर 8 को b में हम लोग स्टोर करते हैं, और अगर b इंटू बी करते हैं, अगर b इंटू बी अगर करते हैं ऑपरेशन, तो क्या हो गया, 2 पावर 8 इंटू 2 पावर 8 2 पावर 16 मिल गया हम लोग को। राइट वाले का जरूरत नहीं न पड़ा। सोचो इसका भी जरूरत पड़ता तो इसको भी ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर रहे होते अभी तक, लेकिन सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, उसके पहले ही आंसर हम लोग को मिल गया है। मतलब कि कुछ एक ऑपरेशन b इंटू बी करने में एक यहां पर स्टोर किए हैं, एक और अरिथमेटिक ऑपरेशन किए हैं। बस 2 ऑपरेशन करने से, एक स्टोर किए एक अरिथमेटिक ऑपरेशन किए हैं, इससे ये पूरा फाइंड आउट करने से बच गए। मतलब कि टाइम सेव किए हैं, टाइम सेव किए हैं, यही किए ना। तो सिस्टम में क्या करना है, टाइम और स्पेस ही तो सेव करना होता है। हाउ टू मिनिमाइज द टाइम एंड हाउ टू मिनिमाइज द स्पेस, यही चाहिए सिस्टम के लिए। सिस्टम फ्रेंडली यही होता है, समझ रहे हो बात को। फिर से देखो ऐसे ही यहां भी क्या होगा, b इक्वल टू, अगर 2 पावर 16 कर लिए हैं तो b स्टार b अगर करेंगे तो क्या बनेगा, 2 पावर 32 बनेगा, बनेगा ना। राइट वाले का जरूरत नहीं न पड़ा। यहां भी अगर b इक्वल टू 2 पावर 32 कर लिए हैं तो b स्टार b करेंगे 2 पावर 64 बन गया। राइट वाले का जरूरत ही नहीं पड़ा। यहां भी b इक्वल टू 2 पावर 64 है तो b स्टार b कितना, 2 पावर 128 हो गया। राइट वाले का जरूरत नहीं पड़ा। समझ रहे हो बात को। तो हम लोग क्या किए यहां पर, ये जो कर रहे थे एक्चुअली किए क्या है हम लोग देखो क्या किए, 128 है ना, इसको देखो हाफ में डिवाइड किए हैं। 128 बन गया 64, इसका आधा बन गया। 64 बन गया 32, इसका आधा बन गया। 32 बन गया 16, इसका आधा बन गया। 16 बन गया 8, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1। हर बार हाफ में डिवाइड करते जा रहे हैं, हमेशा हाफ में डिवाइड करते जा रहे हैं। कब तक डिवाइड कर रहे हैं, तो हाफ में कब तक डिवाइड कर सकते हैं, अगर कोई भी नंबर n है, n को अगर बाई टू बार बार हाफ में डिवाइड कर रहे हैं तो कब तक डिवाइड कर सकते हैं, जब तक कि 2 पावर 1 ना आ जाए। मतलब कि 2 पावर 1 तो n का वैल्यू 1 आ गया ना, मतलब कि n/2 बार बार करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। मतलब कि n/2 पावर k बन गया, यही बन गया ना। तो यहां से क्या हम लोग को मिलता है, यहां से मिलता है क्या, k इक्वल टू 2 पावर k अगर इस साइड लेकर जाएंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड में, तो k इक्वल टू क्या बन गया, k इक्वल टू लॉग ऑफ n बेस 2। k क्या बन गया, लॉग n बेस 2। मतलब कि लॉग n टाइम से काम करना होगा। नहीं तो देखो अब चेक करके देखते हैं, चेक कर लो, काउंट कर लेते हैं इसको।
128 है ना, देखो b इंटू बी कितना किए, मान लो पहला वर्ग है 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 टाइम्स ही किए हैं, 7 टाइम्स किए ना। देखो 2 पावर 1 एंड 2 पावर 1 करने के लिए 2 पावर 2 बनाने के लिए एक बार b इंटू बी, उसके बाद 2 पावर 4 के लिए एक बार b इंटू बी, उसके बाद 2 पावर 8 के लिए b इंटू बी। देखो जितना भी b इंटू बी किए हैं सबके सामने हम लिख दिए हैं 1 2 3 4 अप टू 7 आया है। अब 128 का लॉग लो, 128 का लॉग लो, लॉग ऑफ 128 बेस 2 कितना होगा। 128 को कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 7 लिख सकते हैं, तो लॉग ऑफ बेस 2 2 पावर 7, 7 बाहर आ गया तो बचा क्या 7 इंटू लॉग 2 बेस 2। लॉग 2 नंबर बेस सेम है, मतलब कि इसका वैल्यू यूनिटी हो गया, तो वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। तो 7 टाइम्स किए हैं, तो लॉग एन लेवल्स गया है ना ट्री का, लॉग एन लेवल्स गया है ना, लॉग एन टाइम्स फंक्शन कॉल हुआ है, लॉग एन टाइम्स फंक्शन कॉल हुआ है। मतलब कि अगर पूछा जाए कि स्टैक स्पेस कितना लगा होगा, स्टैक स्पेस कितना लगा होगा, तो कितना लगा होगा, क्या लगता है। अगर लॉग एन लेवल बना है तो लॉग एन ही लगा होगा ऑब्वियसली। मतलब क्या बनेगा, ये बनेगा लॉग एन बेस 2, स्टैक का बन गया। टाइम कितना लगा होगा, टाइम लगा होगा कितना, बार बार अगर बाई टू डिवाइड कर रहे हैं, बार बार अगर बाई टू डिवाइड कर रहे हैं, तो सिंपल सोचो कि कितना फंक्शन कॉल हुआ होगा। तो लॉग एन टाइम्स में इंड हुआ तो लॉग एन फंक्शन कॉल हुआ होगा, यही होगा ना। तो वही चीज यहां भी है कि लॉग एन फंक्शन कॉल हुआ है। मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी अगर बात किया जाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी अगर बात किया जाए तो कितना बनेगा, वो बनेगा log n बेस 2। मतलब कि इस एग्जांपल से ही हम लोग को स्टैक स्पेस भी मिल गया और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मिल गया। और अगर टोटल स्पेस का बात करेगा ये अगर टोटल स्पेस का बात करेगा तो कितना होगा। टोटल स्पेस में क्या क्या है, एक तो स्टैक स्पेस है जो log n है, प्लस और कितना स्पेस चाहिए, और इनपुट के लिए चाहिए, एक a के लिए चाहिए, एक n के लिए चाहिए। दोनों पॉजिटिव इंटीजर बताया जा चुका है। इंटीजर टाइप के लिए कितना वेरिएबल का साइज होना चाहिए स्टोर करने के लिए, 2 बाइट का, मतलब 2 बाइट ईच चाहिए। अगर 2 वेरिएबल है, 2 बाइट दोनों को, मतलब 4 बाइट एक्स्ट्रा। मतलब कि टोटल स्पेस कितना हो गया, log n प्लस 4 बाइट, यही आंसर बनाना। log n प्लस 4 बाइट ही हुआ ना, ये हो गया टोटल स्पेस। मतलब कि एक्चुअली पावर ऑफ एन एलिमेंट में हम लोग कर क्या रहे हैं, ये अब समझ में आ गया। अब देखो यही चीज यहां पर कितना आराम से समझ में आएगा। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे और जो काम यहां पर किए हैं, जो काम यहां पर किए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 2 पावर 128 को सॉल्व करने के लिए, सेम काम को हम प्रोग्राम के थ्रू रन करवाएंगे। सेम चीज को, सेम काम जो स्टेप्स हम लोग यहां कर रहे थे, सेम उसी सब स्टेप्स को हम लोग यहां कोडिंग के फॉर्मेट में लिख दिए, कोडिंग करके लिख दिए एक लैंग्वेज में, बस और कुछ नहीं है। समझ रहे हो बात को। अब देखो क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ एन एलिमेंट an इफ n इक्वल टू 1। अगर n का वैल्यू 1 हो तो, मतलब कि अगर n का वैल्यू 1 होगा तो आंसर क्या होगा, a का कुछ भी वैल्यू रहे, a पावर 1 कितना होता है, a ही तो होता है। n का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू कुछ भी रहे तो a पावर 1 कितना बन जाएगा, a ही बनेगा। तो अगर n इक्वल टू 1 रहे तो रिटर्न a को ही रिटर्न करना। सेम इसी तरीके से देखो यहां पर आया था 2 पावर 1 आया था ना, 2 पावर 1 का क्या वैल्यू होता है, 2 ही होता है। देखो ये स्मॉल प्रॉब्लम था, इसके बाद हम लोग नहीं न गए थे,
इसके बाद नहीं ना गए, क्योंकि यहां पर ही स्मॉल प्रॉब्लम आ गया है, तो उसका फर्दर सब डिवीजन नहीं होगा। मतलब कि अगर n का वैल्यू 1 है, या तो इनिशियली 1 है या फिर बाद में करते करते ब्रेक करते करते लास्ट में 1 तो जाना है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो फंक्शन है PAE फंक्शन पावर ऑफ एन एलिमेंट फंक्शन है, जो ये फंक्शन कॉल तभी खत्म होगा जब n का वैल्यू 1 आएगा, नहीं तो बार बार रिकर्सिवली कॉल करेगा। देखो कैसे कॉल करेगा ये, तो जान लो स्मॉल प्रॉब्लम क्या है। स्मॉल प्रॉब्लम क्या हुआ, इफ n इक्वल टू 1 तो रिटर्न ए हो गया फाइंडिंग ए स्मॉल प्रॉब्लम, ए हो गया सॉल्यूशन ऑफ ए स्मॉल प्रॉब्लम। क्या बताए थे कि डिवाइड एंड कनकर में स्मॉल प्रॉब्लम का कोड होना चाहिए, सॉल्यूशन का कोड होना चाहिए, उसके बाद डिवाइड का कोड होना चाहिए और कनकर का भी कोड होना चाहिए। तो स्मॉल का और सॉल्यूशन का कोड तो हम लोग को मिल गया, को रिलेट करना है चीजों को, बस और कुछ नहीं है। तो स्मॉल प्रॉब्लम जो है इफ n इक्वल टू 1 है, मतलब कि स्मॉल है, रिटर्न है, इसमें कितना टाइम लगा, एक ही कंपैरिजन किए हैं ना जी, इसमें स्मॉल प्रॉब्लम के लिए टाइम कितना लगा है, एक तो कंपेयर किए हैं, एक ही कंपैरिजन किए हैं, n को 1 से कंपेयर किए, n 1 के बराबर है कि नहीं, बस यही देखें। अगर n के बराबर n है जो 1 के बराबर है, इक्वल है, तो रिटर्न कर लो, अगर नहीं है तो इल्स पार्ट में आ जाओ, नहीं है तो इल्स पार्ट में आ जाओ। तो मान लो अगर रहता तब रिटर्न ए कर लेते, तो ये स्मॉल प्रॉब्लम हो गया। स्मॉल प्रॉब्लम का टाइम कितना लगा है, बिग O 1 कांस्टेंट टाइम लगा है, क्योंकि एक ही तो कंपैरिजन है। समझ रहे हो बात को। अब हम लोग इल्स पार्ट में आया है, मान लो n का वैल्यू 1 नहीं है, जैसे यहां क्या था 128 है, देखो n का वैल्यू कितना है 128 मान लो है, मान लेते हैं 128 है, तो 1 के बराबर नहीं है ना। अब इल्स पार्ट में हम लोग आए, इल्स पार्ट में क्या किए हैं, मिड इक्वल टू n/2 का फ्लोर वैल्यू, मिड इक्वल टू n/2 का फ्लोर वैल्यू, तो n/2 ही केवल जानो, मिड क्या है n/2 है। ये जो 128 जो पावर था, इसको 64 जो बना लिए थे, ये कहां से बना लिए थे, ये कोई आकाशवाणी नहीं हुआ था कि 128 है तो 128 है तो सडनली 64 किए, नहीं, 64 यहां भी है, 64 यहां भी है, दोनों को दो पार्ट में, दो इक्वल साइज में डिवाइड किए थे ना, दो इक्वल साइज है ना, यहां भी 64 है, यहां भी 64 है, मतलब कि इसको हाफ हाफ में डिवाइड किए 128 को। बस वही चीज यहां भी है कि n का जो वैल्यू है उसको बाई 2 दो पार्ट में डिवाइड कर लो। ये फ्लोर वैल्यू अभी इग्नोर करते हैं, फ्लोर के वैल्यू के बारे में बताएंगे। n/2 आधा में डिवाइड किए, 128 है तो इसको 64 में हम लोग डिवाइड कर लिए। चलो ठीक है, ये हो गया डिवाइड स्टेप। डिवाइड में टाइम कितना लगा है, एक तो डिवीजन है, एक ही डिवीजन n/2 एक ऑपरेशन है, डिवीजन ऑपरेशन करना है तो कुछ कांस्टेंट टाइम लगेगा, बस यहां भी डिवाइड में भी टाइम कांस्टेंट ही लगा है। समझ रहे हो बात को। अब इसके आगे आते हैं कनकर पार्ट में। कनकर पार्ट में क्या है, b इक्वल टू PAE ऑफ ए मिड, मतलब कि सेम फंक्शन कॉल रिकर्सिव कॉल किया गया है, पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए एंड मिड। ए क्या है, ए है 2, अब मिड क्या है 64, मतलब कि 2 पावर 64 को फाइंड आउट करना है यही फंक्शन कॉल से, और उसको b में स्टोर करना है। देखो यहां पर b में स्टोर किए थे ना, b में ही स्टोर किए ना, 2 पावर 64 को b में स्टोर कर दिए थे, बस वही चीज यहां भी करना है। ये हो गया कनकर पार्ट। अब देखो जब यहां पर किए थे सेम इसको भी सॉल्व किए थे क्या हम लोग, उसको भी सॉल्व किए हैं क्या, नहीं किए हैं, एक साइड में ही किए हैं, दूसरे साइड वाले को नहीं किए। अगर दो साइड में करते तो यहां पर कनकर में दो सब प्रॉब्लम रहता, लेकिन एक साइड में ही किए तो एक ही सब प्रॉब्लम यहां बना है। एक सब प्रॉब्लम को ही सॉल्व करेंगे, दूसरे वाले को नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि दूसरे वाले का वैल्यू भी इक्वल है, सेम ही वैल्यू आना है। ऐसे भी अगर इसको सॉल्व किए और इसको भी सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू इसका है वही वैल्यू तो इसका भी आएगा,
तो यूजलेस है ना, जब पहले से ही वैल्यू पता है फिर से उसको सॉल्व क्यों किया जाए, यूजलेस है। इसलिए उसी वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं किसी वेरिएबल में। तो एक वेरिएबल बी है जिसमें हम लोग उस वैल्यू को स्टोर कर लिए। उसके बाद क्या किए, कनकर पार्ट हो गया। कनकर में टाइम कितना लगा, अगर एन है तो मान लो टोटल टाइम tn लगता है। अगर टोटल टाइम tn अगर लगता है जब n है तो मिड मतलब n/2 हो गया ना। मिड का वैल्यू क्या है, n/2 है ना। तो n/2 एलिमेंट में कितना टाइम लगेगा, तो t ऑफ n/2। यही हो गया ना कि t ऑफ n/2 बन गया। ये हो गया कनकर पार्ट में उसका टाइमिंग हो गया t ऑफ n/2। अब इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद हम लोग को b का वैल्यू मिल गया है। क्या करेंगे, अब कंबाइन करेंगे हम लोग। मतलब क्या कि हम लोग को एक साइड का 2^64 का वैल्यू मिल चुका है। अब क्या करेंगे, अब कंबाइन पार्ट में क्या करेंगे, इसको जब b में स्टोर किए थे तब एक और ऑपरेशन किए थे ना, b इंटू बी किए है ना। वही चीज यहां भी करेंगे, c इक्वल टू b इंटू बी। समझ रहे हो, वही चीज यहां भी करें। b में हम मेरा एक वैल्यू आ गया है। एक्चुअली दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मेरा फाइनल सॉल्यूशन बनना है। ए वैल्यू और ए वैल्यू, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फाइनल सॉल्यूशन बनना है मेरा। ये दोनों वैल्यू लेकिन सेम है। तो इस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, उस वेरिएबल को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपस में ही उस वेरिएबल को स्क्वायर कर लेते हैं। तो b* कर लिए, उसी वेरिएबल को b* कर लिए। देखो यहाँ पर b* कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का सेम वैल्यू को स्क्वायर कर लिए हैं। तो ये बन गया b*, इसको स्टोर कर लिए c में स्टोर कर लिए। इसमें कितना टाइम लगा है, एक ही ऑपरेशन है, b इंटू बी स्टोर करना है c में। तो कांस्टेंट ऑपरेशन अगर है, कांस्टेंट नंबर ऑफ ऑपरेशन है अगर, टाइम भी कांस्टेंट लगेगा। मतलब कि ये कंबाइन स्टेट में टाइम कितना लगा है, b/1 टाइम कांस्टेंट लगा है। अब इसके आगे आते हैं तो एक और स्टेप है क्या, इफ n%2, इसको अभी छोड़ते हैं, ये स्टेप को छोड़ते हैं अभी। इसके नीचे वाले में आते हैं, c में b इंटू बी का वैल्यू को स्टोर कर लिए और रिटर्न c कर लिए। मतलब c का वैल्यू को रिटर्न कर दिए। मतलब कि b इंटू बी जो यहाँ पर है, b इंटू बी को c में हम लोग स्टोर किए हैं और c यहाँ रिटर्न कर दिए। b इंटू बी को b* को c में स्टोर किए और c को रिटर्न कर दिए, तो ये वैल्यू आ गया। बस वही चीज है, c में स्टोर कर दिए फिर रिटर्न कर लिए c का वैल्यू को। तो कंबाइन स्टेप भी आ गया। कंबाइन में टाइम कितना लगा, b/1 लगा। यही लगा ना। टाइम सबका लिख चुके हैं, स्मॉल का, डिवाइड का, कनकर का, कंबाइन का, सबका टाइम लिखा हुआ है। अब एक और चीज नोटिस करो कि यहां तो 128 था, तब हम लोग 64 में डिवाइड कर दिए। ठीक, अच्छा बात है भाई। मान लो 128 ना रहे, मान लो 128 नहीं रहता, यहां पर रहता n इक्वल टू 129, मतलब कि 2^129 फाइंड आउट करना होता। तो क्या करते हैं हम लोग, तब करते 129 को 2 भाग में डिवाइड करते, 129 डिवाइडेड बाई 2 और इसका फ्लोर वैल्यू लेते। जैसे यहां पर मिड के लिए क्या किया है, n/2 का फ्लोर वैल्यू लिया हुआ है। समझ रहे हो बात को, n/2 का फ्लोर वैल्यू लिया हुआ है। कब ये फ्लोर वैल्यू लेने का जरूरत कब पड़ा है हम लोग को, अगर देखो 128 था तब तो इक्वल में आ गया था 64। अब है 129 है तो नहीं आएगा, इसका हाफ में 0.5 बन जाएगा। 0.5 नहीं ले सकते हैं हम लोग, इसलिए यहां पर फ्लोर वैल्यू लेंगे जब, तो बचेगा क्या, 64 ही लेना पड़ेगा। तो कब हम लोग लिए हैं, जब 129 क्या है, ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर को बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल हाफ में वो 2 इंटीजर में डिवीजन नहीं होगा।
समझ रहे हो बात को? तो 129 को अगर डिवाइड करते हैं बाई 2 में तो एक्चुअल वैल्यू आएगा 64.5 आएगा, 64.5 आएगा। 0.5 नहीं ले सकते हैं, तो क्या किए, इसको फ्लोर वैल्यू ले लिए, मतलब कि इसको राउंड फिगर करके इंटीजर बनाकर 64 लिए हैं हम लोग, यही लिए है ना। तो जब 64 लिए हैं, 129 है, तब हम लोग फ्लोर वैल्यू लिए हैं। 129 है क्या एक्चुअली? 129 है ऑड नंबर, मतलब कि जब ऑड नंबर होगा ना तब फ्लोर वैल्यू लेना है। तब देखो यहां पर क्या है, इफ n% 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब n को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है। n को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, यही चीज यहां लिखा हुआ है। यहां पर देखो 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, 0.5 में आ गया है नहीं, तो यहां लेंगे फ्लोर वैल्यू लेंगे, यही है मिड इक्वल टू n/2 का फ्लोर वैल्यू है। इसके फ्लोर वैल्यू को लेना है तो 64 है, 64 का फ्लोर वैल्यू 64 ले लिए। अब जब 64 लिए हैं हम लोग, तो हम लोग 64 से क्या काम करेंगे, n/2 का वैल्यू 64 हो गया है ना, तब a पावर n/2 कर लेंगे ना। a क्या है 2 पावर 64। अब 2 पावर 64 को अगर b में स्टोर करते हैं और b स्टार b करते हैं तो हम लोग को वैल्यू जो मिलेगा 2 पावर 128 का वैल्यू मिलेगा। b इंटू b करने पर हम लोग को वैल्यू मिलेगा 128 का, जबकि हम लोग को चाहिए 2 पावर 129 का वैल्यू चाहिए, यही चाहिए ना। मिल रहा है हम लोग को ये वैल्यू 2 पावर 128 का, जबकि चाहिए हम लोग को 2 पावर 129, ये वैल्यू चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ 128 है और यहाँ पर क्या है 129 है। तो क्या करेंगे, एक 2 है जो एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 128 है, यहाँ 129 है, मतलब एक एक्स्ट्रा है। तो एक एक्स्ट्रा के लिए क्या करेंगे, रिटर्न a इंटू सी। जो c का वैल्यू है ना 2 इंटू 2 पावर 128 है ना, इसमें ही 2 इंटू 2 पावर 128 अगर कर लेते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 पावर 128 अगर कर लेते हैं, और 2 पावर 128 कहां से है, b इंटू बी किए हैं, b इंटू बी करके स्टोर कहां किए थे, c में किए थे। c का वैल्यू क्या है 2 पावर 128, a क्या है 2 है, वही किए हैं a है a इंटू c का वैल्यू 2 पावर 128, a का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 पावर 128 हम लोग अगर करेंगे तो बन गया, ये क्या वैल्यू बनाएगा 2 पावर 129 का वैल्यू, वही चाहिए ना हम लोग को, 129 ही चाहिए था ना। तो एक्चुअल में जो चाहिए था मिल गया ना। तो अगर n अगर ऑड नंबर रहे तो उस केस में याद रखना है क्या कि n/2 का यहाँ फ्लोर वैल्यू लेना है, उसके बाद में यहां पर जो रिटर्न करना है वो करना है a इंटू सी। कब, इफ n इज ऑड, बस यही इतना है और इसमें अब कुछ नहीं है, छोटा सा प्रोग्राम था ये। तो अब इसमें देखेंगे कि टाइम यहां पर तो हम लोग देख लिए थे ऐसे रफली, अब देखेंगे उसको ऐड करके उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसके अकॉर्डिंग रेकरेंस रिलेशन प्रोग्राम का लिख कर और उसको सॉल्व करके। यही है डिवाइड एंड कनकर का एप्लीकेशन, जान लो सब में यही चीज मिलेगा, बस थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट रहेगा, मतलब चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या चेंज है, लास्ट वाले से लास्ट जो हम लोग मैक्स मीन किए हैं और अभी जो किए, ये दोनों में क्या चेंजिंग लगता है, कुछ मेजर चेंज ऑब्जर्व करो, क्या चेंज है याद करो। जब मीन मैक्स या मैक्सिमम जो भी बोलो, उसमें हम लोग एक बिगर प्रॉब्लम को जब 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड किए थे तब क्या किए थे, उसके बाद दोनों सब प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे, दोनों साइड वाले को सॉल्व किए थे, फिर दोनों को सॉल्व करके कंबाइन किए थे ना।
यहां पर ऐसा नहीं ना किए, एक साइड में सॉल्व करते हैं, उसी को स्टोर करते हैं, उसका सेम अपने खुद नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब स्क्वायर फाइंड आउट करके निकल जाता है मेरा वैल्यू। मतलब क्या कि यहां पर देखो क्या है, फंक्शन कॉल, एक ही फंक्शन कॉल हुआ है, एक ही फंक्शन कॉल हुआ है। वहां पर दोनों साइड में किए थे, दो फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक। अब एक फंक्शन कॉल हुआ है तो टाइम भी कम लगेगा ना, टाइम भी उससे कम लगना चाहिए। अब देखो क्या है, ऐड करो सबको, इसका अगर रेकरेंस रिलेशन लिखते हैं, tn इक्वल टू वन अगर है तो बिगो 1 हो गया, और n ग्रेटर देन 1 अगर है क्या क्या बन गया, बिगो 1 प्लस बिगो 1 प्लस बिगो 1, 3 बिगो 1 है, एक ही बन गया। 3 कांस्टेंट को ऐड करेंगे, कल क्या बताए थे, पिछले क्लास में क्या बताए हम कि कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स और कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो कांस्टेंट ही होगा। तो 2 बार करें, 4 बार करें या 10 बार ही बिगो 1 को ऐड कर दें, बिगो 1 ही रहेगा वो। मतलब कि ये क्या बन गया, बिगो 1 इसके लिए होगा, और एक मेन करकर पार्ट में क्या है, tn/2 एक ही बार है, मतलब कि tn/2 प्लस बिगो 1, यही टाइम लगेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या है, tn/2 प्लस c, बिगो 1 को c लिखते हैं, n/2 आते जाएगा, फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, tn/4 प्लस c कितना टाइम्स आएगा, n/2 पावर k टाइम्स आएगा, 2 पावर k, n/2 पावर k कहां तक जाएगा, n का वैल्यू 1 लेकर जाएगा, मतलब कि 1 बनेगा, k का वैल्यू क्या बनेगा, log n बेस 2, मतलब बार बार c कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा टोटल, मतलब ऐड कितना टाइम c को करना है, c है जो log n टाइम्स होगा, मतलब कि टोटल हो गया log n इंटू c, मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिगो ऑफ log n बेस 2, यही रह गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर स्पेस चाहिए, स्टैक स्पेस, तो जो k का वैल्यू है, कितना टाइम्स रिकर्सिव कॉल हुआ है फंक्शन का, जो k का वैल्यू है वो बन जाएगा क्या, हम लोग का नंबर ऑफ लेवल्स बोल लो, या फिर स्टैक स्पेस बन गया। टोटल स्पेस के लिए भी बताए ही थे, 2 वेरिएबल है a और n, इसमें ऐड कर लेंगे, 4 बाइट और ऐड करेंगे, और क्या, समझ रहे हो बात को। अब बोलो इस केस में बेस्ट केस में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन में बेस्ट केस में कितना टाइम लगेगा, वर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल है कि जान लो बात को, जब हम लोग स्मॉल से बाहर निकल जाएंगे, स्मॉल कहां तक है, यहां तक ही रहता है, स्मॉल के बाहर जब हम लोग इल्स पार्ट में आ जाएं, ये देखो इल्स पार्ट इतना है, जब स्मॉल के बाहर इल्स पार्ट में हम लोग आ जाएं, और अगर रिटर्न अगर कहीं बीच में भी रहे और लास्ट में भी रहे, तब हम लोग के पास ऑप्शन होगा कि अगर बीच में से अगर बाहर चला आता है, रिटर्न होता है वैल्यू, तो कम टाइम में रिटर्न होगा, लास्ट तक अगर स्टेप जाता है तो टाइम ज्यादा लगेगा। समझ रहे हो बात को। अगर इल्स पार्ट में, स्मॉल में नहीं, स्मॉल को बेस्ट केस नहीं लेते हैं हम लोग, स्मॉल तो स्मॉल प्रॉब्लम है, उसको बेस्ट केस क्या लेंगे, स्मॉल प्रॉब्लम को, तब तो फिर जितना भी स्मॉल प्रॉब्लम है, जहां जहां स्मॉल प्रॉब्लम होगा सब में बिगो 1 ही रहेगा, तो सबका बेस्ट केस 1 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। इसलिए स्मॉल को बेस्ट केस नहीं लेते हैं, बात सिंपल है। तो हम लोग इल्स पार्ट में जाते हैं, और इल्स में अगर बीच में कहीं रिटर्न मिल गया, अगर पूरे इल्स पार्ट के मिडिल मान लो यहां पर रहता एक रिटर्न, अगर मिल जाता और एक यहां पर रिटर्न है, तो यहां अगर रिटर्न रहता तो इसके बाद का काम नहीं करना पड़ता ना, पहले ही रिटर्न हो गया ना वैल्यू, आंसर पहले ही मिल जाता ना। एक पॉसिबिलिटी होता है यहां पर आंसर मिलने का,
तो जब आंसर मिलने का पॉसिबिलिटी अगर इंड होने के पहले भी रहे तब वहां पर बेस्ट केस और वर्स्ट केस अलग अलग होता है। लेकिन अगर एक ही पॉसिबिलिटी हो, एक जगह ही रिटर्न हो सब केस में, तो बेस्ट केस और वर्स्ट केस और एवरेज केस तीनों केस एक ही होता है, जान लो। समझ रहे हो? बेस्ट केस का मतलब सिंपल मीनिंग क्या है, देखो बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, तीन टाइप का टाइम लगेगा। इसको हटा लेते हैं। बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। बेस्ट केस का मतलब क्या है कि मिनिमम कितना टाइम में सॉल्व हो जाएगा। वर्स्ट केस मतलब क्या कि मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है। एवरेज केस मतलब क्या कि सबको अगर एवरेज ले लिया जाए तो एवरेज में कितना टाइम लगेगा। बस यही चीज है, समझ रहे हो बात को? यही है बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। समझ रहे हो ना? तो बेस्ट केस और वर्स्ट केस डिफरेंट तब होगा जब रिटर्न कहीं बीच में ही रहे और लास्ट में भी रहे, एक चांस हो बीच से ही आंसर मिलने का, तब बेस्ट केस है जो पहले बीच से मिल जाएगा ना, यही वाला आंसर बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग टाइम फाइंड आउट होगा बेस्ट केस का। और वर्स्ट केस का सबसे लास्ट में जो रिटर्न मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट होगा। और एवरेज केस में जो ज्यादा जिसका प्रोबेबिलिटी है आने का, बेस्ट केस आने का प्रोबेबिलिटी है या फिर वर्स्ट केस आने का प्रोबेबिलिटी है, जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वही एवरेज केस बनेगा। समझ रहे हो? लेकिन यहां पर देखो क्या देख रहे हैं कि रिटर्न है जो लास्ट में है। इसको रिटर्न बोलो लास्ट में या इसको बोलो, बात एक ही है, लास्ट में है। तो रिटर्न अगर लास्ट में है तो बीच से बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार स्टार्ट करेंगे तो इंड जाना ही होगा हम लोग को, मतलब पूरा प्रोग्राम के गो थ्रू करना ही है। तो अगर पूरे प्रोग्राम को गो थ्रू करेंगे तो मेरा टाइम तो कंज्यूम हुआ ही, मतलब कि बेस्ट केस भी वही है और वर्स्ट केस भी वही है। और अगर बेस्ट केस और वर्स्ट केस अगर सेम है तो एवरेज केस भी वही होगा, क्योंकि एवरेज केस क्या है, जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो ओकर होने का, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, यही है एवरेज केस के लिए। समझ रहे हो बात को? तो अगर रिटर्न अगर लास्ट में है तो बेस्ट केस और वर्स्ट केस सेम ही होगा। मतलब क्या है, क्या हुआ था बेस्ट केस और वर्स्ट केस, बीगो लॉग इन बेस 2। एवरेज केस भी यही हो गया। अगर बीच से बाहर आने का कोई ऑप्शन होता तो बेस्ट केस कम होता, वर्स्ट केस ज्यादा होता। अच्छा, इसके पिछले वाले में भी जब मैक्स मीन हम लोग किए थे वहां पर भी जो टाइम आया था हम लोग का बीगो एन आया था ना, बीगो एन ही आया था ना। तो वहां पर भी रिटर्न याद है कहां पर था, जब कंपेयर कर लिए थे मैक्स 1 मैक्स 2 मीन 1 मैक्स 2 मीन 2, जब कंपेयर कर लिए थे मैक्स मीन निकला था तो सबसे लास्ट में जाकर रिटर्न मैक्स मीन। स्मॉल प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं, स्मॉल प्रॉब्लम अलग चीज ही है। स्मॉल प्रॉब्लम को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए नहीं देखते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए स्मॉल प्रॉब्लम पर ध्यान भी नहीं देंगे, जान लो, क्योंकि स्मॉल तो हमेशा ही स्मॉल आएगा ना। हम लोग देखते हैं कि स्मॉल प्रॉब्लम नहीं है, बिगर प्रॉब्लम है, उस केस में टाइम कितना लग रहा है, टाइम को ऑब्जर्व करते हैं। जब प्रॉब्लम बिग है उस केस में हम लोग स्मॉल के लिए नहीं देखते हैं। तो वहां पर भी क्या था कि रिटर्न सबसे लास्ट में था, मतलब कि बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस क्या था, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, तीनों ही इतना ही था। किसके लिए ये है ऐसे लिख लो, डीएसी मैक्स, डीएसी मैक्स मीन के लिए है, और ये किसके लिए है, ये हम लोग का पावर ऑफ एन एलिमेंट के लिए है। तीनों केस में एक ही आएगा।
क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ऐसा प्रोग्राम हम लोग देखे हैं जिसमें कि रिटर्न जो है सबसे लास्ट में है, इन बिटवीन नहीं है। अगर इन बिटवीन होता कुछ और होगा, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में आ जाए, समझ रहे हो? ऐसे लास्ट प्रोग्राम जो मैक्समिन का हम लोग किए उसमें क्या था कि दो फंक्शन कॉल हुआ था, यहां पर दोनों साइड में सॉल्व कर रहे थे। क्या आया था हम लोग का जो रेकरेंस रिलेशन लिखे थे, यहां पर tn/2 एक ही है ना, वहां पर 2 आया था, 2 टाइम्स आया था tn/2, टोटल कितना हो गया था 2tn/2 हो गया था, जबकि यहां पर एक ही बार आया है। तो हो सकता है कि बीच में भी रिटर्न आए कभी आने वाले टाइम में, देखते हैं आगे। इसका मेजर एप्लीकेशन है डिवाइड एंड कनकर का, पूरे एल्गोरिथम में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है, जान लो। इसलिए डिवाइड एंड कनकर एल्गो का स्किप कर ही नहीं सकते हो। अगर कंप्यूटर साइंस में रहना है तो ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, बात सिंपल है। तो इसलिए आराम से पढ़ो, और इससे स्लोली और क्या पढ़ाएंगे, हाँ कहीं स्लो पढ़ाएंगे, कहीं फास्ट भी पढ़ा सकते हैं। इसका रीजन है, ये चीज मेरे ऊपर छोड़ दो, कहाँ स्लो करना है कहाँ फास्ट करना है। क्योंकि कोई भी जब नया चीज आता है, जब नया चीज हम बता रहे होते हैं, उस टाइम में हम बहुत ही स्लोली समझाते हैं, लेकिन जब उसी चीज को सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम बता रहे होते हैं थोड़ा फास्ट करते हैं। इसलिए जो लोग को लग रहा होगा कि पर्टिकुलर चीज फास्ट में पढ़ाया जा रहा है, वो उससे पहले का वीडियो देख लेना, पहले बेसिक समझ लेना, उसके बाद यहां पर आना। समझ रहे हो बात को? ऐसे तो सही है, समझ लो, समझा करो, नहीं समझ में आए 10 मिनट स्टे करना। कोई भी चीज, कोई भी वीडियो लेक्चर ओपन किए, 10 मिनट स्टे किए, बिना दिमाग लगाए समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, 100% एसिडिटी है। तो बस फिर पढ़ो, आगे का देखते हैं। तो नेक्स्ट जो बताने वाले हैं वो क्या है, बाइनरी सर्च। नेक्स्ट में बाइनरी सर्च बताएंगे।